स्वागत। आज हम जॉन ग्रिशम की कहानी द विडो के एक अंश की गहराई में उतरेंगे। हाँ, हमारे सामने कहानी का एक हिस्सा है जिसमें एक वकील है साइमन लैच, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और नौकरी से पूरी तरह ऊब चुका है। हाँ, और फिर अचानक उसके सामने एक ऐसा केस आता है जो उसकी दुनिया हिला सकता है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक बहुत बड़ा वित्तीय अवसर एक अप्रत्याशित कानूनी खामी के साथ दरवाजे पर दस्तक देता है तो एक इंसान की नैतिकता और उसकी सोच किस तरह से बदल जाती है। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ग्रिशम की खूबी यही है कि वो फिक्शन के जरिए असली दुनिया की पेचीदगियों को सामने लाते हैं, खासकर कानून और इंसानी लालच की दुनिया को। सही कहा। तो आज हमारा ध्यान साइमन लैच के दिमाग में चल रही उथल-पुथल, उसके सामने आई नैतिक दुविधा और उस एक चौंकाने वाली खबर जीरो एस्टेट टैक्स पर रहेगा। ये पैसों से कहीं ज्यादा मौके, नैतिकता और एक टूटे हुए सिस्टम की कहानी है। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है साइमन लैच के साथ। वो एक वकील है और दिवालियापन यानी बैंक्रप्सीज के मामले संभालता है। और स्रोतों से ये बिल्कुल साफ है कि उसे अपने काम से सख्त नफरत है। दिन की शुरुआत में ही वो अपने मुवक्किलों मिस्टर और मिसेस पेंडरग्रास के बारे में सोचकर चिढ़ रहा है, जिन्हें अपने वित्तीय संकट से ज्यादा एक दूसरे से लड़ने में मजा आता है। हाँ वही, वो उस पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां काम एक बोझ बन गया है, एक मजबूरी। हाँ, इतना बड़ा बोझ कि वो अपनी सेक्रेटरी से एक झूठा बहाना बनवाकर अपनी मीटिंग ही कैंसिल कर देता है। अच्छा। हाँ, बहाना क्या कि उसे अचानक फेडरल कोर्ट में पेश होना है, जबकि असलियत यह है कि उसे कहीं नहीं जाना। वो बस अपने क्लाइंट्स को झेलना नहीं चाहता। कौन अपने काम से इतना परेशान होता है कि वो फेडरल कोर्ट जाने का झूठा बहाना बना दे। वही तो। और ये माहौल बहुत कुछ कहता है ना? बिल्कुल। जरा सोचिए, उसके डेस्क पर उस दिन की सबसे जरूरी फाइल कौन सी है? पास की एक आइसक्रीम की दुकान की बिक्री का मामला। बस $20,000 का सौदा है, जिसमें से उसे फीस के तौर पर मुश्किल से $1,000 मिलेंगे। ये छोटी छोटी बातें उसके अंदर के खालीपन और पेशेवर असंतोष को दिखाती हैं। वो फंसा हुआ महसूस कर रहा है। हाँ, और यही मानसिकता शायद उसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। कैसे? एक संतुष्ट इंसान शायद ऐसे मौके को नजरअंदाज कर दे, लेकिन एक भूखा और असंतुष्ट इंसान वो किसी बड़े दांव का इंतजार कर रहा है। और किस्मत देखिए, एक बड़ा दांव उसके सामने आता भी है, लेकिन बिल्कुल वैसे नहीं जैसे उसने सोचा होगा। और यहीं से कहानी में असल मोड़ आता है। हाँ, साइमन की एक बहुत पुरानी, बुजुर्ग और बेहद अमीर मुवक्किल है नेटी। उसकी संपत्ति $16 मिलियन से भी ज्यादा की है। लेकिन साइमन को अचानक पता चलता है कि नेटी ने अपनी वसीयत बदल दी है। अरे! को दे दिया है, जिसका नाम है वैली थैकरमैन। और ग्रिशम यहाँ शब्दों का जैसा इस्तेमाल करते हैं, वो साइमन की मानसिकता को दिखाता है। साइमन वैली थैकरमैन को चूहे जैसे चेहरे वाला छोटा वकील कहकर खारिज कर देता है। हाँ, ये सिर्फ एक अपमान नहीं है, ये उसकी हताशा है, उसकी ईर्ष्या है। उसे लग रहा है जैसे उसके हाथ से सोने की चिड़िया उड़ गई। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो इस बात पर हैरान है कि कोई वकील इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि वो अपने ही मुवक्किल की वसीयत में खुद को शामिल कर ले और पूरी जायदाद पर कब्जा जमा ले। ये तो साफ साफ पेशेवर नैतिकता के खिलाफ है। बिल्कुल। लेकिन और ये कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, साइमन मन ही मन ये भी कबूल करता है कि वो खुद कुछ ऐसा ही करने के बारे में सोच रहा था। एग्जैक्टली। और यहाँ कानूनी और नैतिक पहलुओं को समझना जरूरी है। ये हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक क्लासिक केस है। एक वकील का फर्ज अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा करना है, न कि उनकी संपत्ति हड़पना। सही बात है। लेकिन कहानी का असली मजा यही है। ग्रिशम हमें साइमन को एक बेचारे पीड़ित की तरह नहीं दिखाते। साइमन खुद भी तो दूध का धूला नहीं है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। वो थैकरमैन के काम से इसलिए नाराज नहीं है कि वो गलत है, बल्कि इसलिए नाराज है कि अरे ये तो मेरा आइडिया था, इसने मुझसे पहले कर दिया। हाँ बिल्कुल। ये उसे हीरो नहीं बल्कि एक हारा हुआ विलन बना देता है। पाठक ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या साइमन वाकई में थैकरमैन से बेहतर है। और ये नैतिक स्पष्टता ही ग्रिशम की कहानियों की जान होती है। वो हमें ऐसे किरदार देते हैं जो पूरी तरह से अच्छे या बुरे नहीं होते, बल्कि हालात के हिसाब से सही और गलत के बीच झूलते रहते हैं। साइमन को लगता है कि थैकरमैन ने उसका मौका चुरा लिया है। तो उसे पता चलता है कि जिस मौके का वो इंतजार कर रहा था वो कोई और ले गया। हाँ, कोई और उड़ा ले गया। एक आम इंसान ऐसी स्थिति में क्या करेगा? शायद हार मान लेगा। लेकिन साइमन एक वकील है, उसका दिमाग फौरन हिसाब किताब पर चला जाता है। अच्छा। तो अब वो एक बार में बैठा है
बियर पी रहा है और उसका दिमाग एक कैलकुलेटर की तरह चल रहा है। हाँ, और वो जो दिमाग में गणना करता है वो कहानी के दांव को हमारे सामने रखती है। कुल संपत्ति, नीति की जायदाद और दूसरे निवेश मिलाकर लगभग $20 मिलियन। $20 मिलियन। ये एक बहुत बड़ी, जिंदगी बदल देने वाली रकम है। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है टैक्स का कांटा। वो अंदाजा लगाता है कि राज्य और संघीय एस्टेट टैक्स मिलाकर लगभग 40% तक लग जाएगा। 40%? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि $20 मिलियन में से $8 मिलियन सीधे सरकार की तिजोरी में चले जाएंगे। और स्रोत में लिखा है कि उसे इतनी बड़ी रकम सरकार को देने के विचार से ही चिढ़ होती है। ये एक बहुत आम इंसानी भावना है, खासकर उन लोगों के लिए जो पैसे की दुनिया में रहते हैं, कि हमारी मेहनत की कमाई सरकार क्यों ले जाए। सही है। एस्टेट टैक्स का मतलब ही यही है। किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद जब उसकी संपत्ति किसी और को ट्रांसफर होती है तो उस पर लगने वाला टैक्स। 40% की दर बहुत ज्यादा लग सकती है, लेकिन इतनी बड़ी संपत्ति के लिए ये अवास्तविक नहीं है। हाँ, लेकिन 8 मिलियन देने के बाद भी उसके हाथ में $12 मिलियन बचते हैं। 12 मिलियन! ये भी बहुत बड़ी रकम है। ये वो रकम है जो वो अपनी बोरिंग नौकरी में शायद 30 या 40 साल में भी ना कमा पाए। तो दाव बहुत बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तो शुरुआती समीकरण ये है, एक बहुत बड़ा इनाम, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा टैक्स का हिस्सा भी। और यही टैक्स का हिस्सा उसे सोचने पर मजबूर करता है। क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? क्या कोई तरीका है जिससे ये $8 मिलियन भी बचाए जा सके? और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अच्छा? बियर पीते हुए साइमन के दिमाग में कहीं एक धुंधली सी याद कौंधती है। उसने अखबार में टैक्स कानूनों में किसी बदलाव के बारे में कुछ पढ़ा था। उसे पूरी तरह से याद नहीं है, क्योंकि उसके दिवालिया हो रहे मुवक्किलों को एस्टेट टैक्स की चिंता कभी होती नहीं। जाहिर है, एक अच्छे वकील की तरह वो सिर्फ अखबार की खबर पर भरोसा नहीं कर सकता। उसे पक्की जानकारी चाहिए। बिल्कुल। तो वो फोन उठाता है, वॉशिंगटन डीसी में अपने एक पुराने दोस्त डर्क को कॉल करता है, जो लॉ स्कूल में उसके साथ था और अब एक बड़ी टैक्स फॉर्म में काम करता है। मतलब टैक्स की दुनिया का खिलाड़ी है। ओके। और यहीं से कहानी में असली तूफान आता है। डर्क फोन पर हंसते हुए कहता है, क्या तुमने बड़ी खबर नहीं सुनी? और वो बड़ी खबर साइमन की दुनिया को और इस कहानी को हमेशा के लिए बदल देती है। हाँ, डर्क उसे बताता है, कांग्रेस एक संशोधन को रद्द किए बिना स्थगित हो गई। उन लोगों ने बड़ी गलती कर दी। अगले 12 महीनों के लिए कोई संघीय एस्टेट टैक्स नहीं होगा। शून्य, कुछ भी नहीं। क्या? शून्य। और फिर वो मजाक में कहता है, इसलिए अपने बुजुर्ग मुवक्किलों से कहो कि ये मरने का सबसे अच्छा समय है। उनके बच्चे और पोते पोतियां उन्हें इसके लिए हमेशा प्यार करेंगे। अरे, मतलब आप सोच सकती हैं, मरने का सबसे अच्छा समय है। ये एक लाइन इस कहानी के नैतिक दिवालेपन को सामने रख देती है। हद है मतलब। ये इतना क्रूर और व्यंग्यात्मक है। ये सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कितना अजीब और क्रूर मजाक है। अब बात सिर्फ टैक्स बचाने की नहीं रही, अब ये जिंदगी और मौत के मौके की तरह बन गया है। क्रूर है बिल्कुल, लेकिन ये उस दुनिया की हकीकत भी दिखाता है जहां पैसा हर चीज पर हावी है। और कानूनी तौर पर देखें तो ये कोई मजाक नहीं, ये एक हकीकत है। होता है कभी कभी राजनीतिक गतिरोध की वजह से या बस एक साधारण चूक के कारण इतने जटिल टैक्स कानूनों में ऐसी अस्थायी खामियां रह जाती हैं जिनका फायदा उठाने वाले उठा लेते हैं। डर्क की बातों में भी यही झलकता है जब वो कहता है आजकल ये सब आम बात है। हाँ, जैसे कि सरकार से ऐसी बड़ी बड़ी गलतियों की उम्मीद करना कोई नई बात नहीं है। मतलब अब लड़ाई सिर्फ दो वकीलों के बीच नहीं रही, अब ये एक आदमी और एक टूटे हुए बेतुके सिस्टम के बीच की लड़ाई बन गई है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है ना। हाँ। जब कानून में ही इतनी बड़ी खामी हो, जब सिस्टम खुद ही एक बेतुका नतीजा दे रहा हो, तो उस सिस्टम के नियमों का पालन करने का क्या मतलब रह जाता है? सही बात है। नैतिकता का सवाल अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहा, ये प्रणालीगत यानी सिस्टेमिक हो गया है। तो अब साइमन के लिए समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। बिल्कुल। अब ये $12 मिलियन की लड़ाई नहीं है, ये पूरे $20 मिलियन की टैक्स फ्री जैकपॉट की लड़ाई है। दाव अचानक लगभग दुगना हो गया है। और ये रकम किसी भी इंसान के नैतिक कंपास को हिलाने के लिए काफी है। बिल्कुल। जहां पहले $8 मिलियन का टैक्स एक रुकावट, एक नैतिक बाधा की तरह लग रहा था, अब वो बाधा पूरी तरह से हट चुकी है। रास्ता बिल्कुल साफ है, और ये रास्ता किसी और ने नहीं बल्कि खुद सरकार की एक गलती ने बनाया है। कुछ जाहिर है साइमन का पूरा नजरिया बदल जाता है। अब उसका ध्यान इस बात पर नहीं है कि वैली थैकरमैन ने क्या किया या वो कितना बेशर्म है। नहीं,
अब उसका दुश्मन बदल गया है। उसका ध्यान वैली थैकरमैन की बेईमानी से हटकर कांग्रेस की बेवकूफी पर चला गया है। वो अब एक छोटे चोर से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े बेपरवाह सिस्टम से लड़ने के बारे में सोच रहा है। और शायद ये उसे एक तरह का नैतिक औचित्य भी दे सकता है। हाँ, वो सोच सकता है अगर सिस्टम ही इतना टूटा हुआ है तो मैं इसका फायदा क्यों ना उठाऊं। और वो ये फैसला करता है कि वो इस पर ऑनलाइन रिसर्च करेगा। वो ये जानना चाहता है कि आखिर देश चलाने वाले लोग, कांग्रेस, इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकते हैं। और यहीं पर कहानी के सारे बिंदु आकर जुड़ जाते हैं। हमने एक साधारण नैतिक दुविधा से शुरुआत की थी, एक वकील जो अपने प्रतिद्वंद्वी की धोखाधड़ी से नाराज है। हाँ, लेकिन अब ये कहानी एक बहुत बड़ी प्रणालीगत खामी से जुड़ गई है। जब दाव इतना ऊंचा हो और रास्ता खुद कानूनी व्यवस्था की एक गलती ने बना दिया हो, तो सही और गलत की परिभाषा बहुत धुंधली हो जाती है। तो कहाँ से शुरू किया था हमने? एक बोर हो चुके वकील से जो अपनी नौकरी और अपनी जिंदगी से नफरत करता है। फिर हमने उसे एक नैतिक चुनौती का सामना करते देखा, जहां एक प्रतिद्वंदी वकील ने उसकी अमीर मुवक्किल की वसीयत पर कब्जा कर लिया था। और आखिर में सिस्टम की एक विफलता ने, एक कानूनी खामी ने पूरे खेल के नियम ही बदल दिए। ये कहानी इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे किसी का व्यक्तिगत लालच और सिस्टम की खामियां मिलकर एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल बना सकती हैं। साइमन के मन में लालच की चिंगारी तो पहले से थी, लेकिन इस टैक्स लूप होल ने उस चिंगारी को एक धधकती हुई आग में बदल दिया। और ये अंश एक उच्च दाव वाली नैतिक दुविधा को स्थापित करने का एक शानदार उदाहरण है। लेखक ने एक बहुत ही तकनीकी डिटेल यानी एक टैक्स लूप होल का इस्तेमाल करके जबरदस्त नाटकीय तनाव पैदा किया है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कानूनी थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये इंसानी स्वभाव और हमारे सिस्टम की कमजोरियों पर एक गहरी टिप्पणी भी है। कहानी का ये हिस्सा साइमन के इस विचार पर खत्म होता है कि वो ये जानने की कोशिश करेगा कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों होने दिया, और फिर वो मन में सोचता है जैसे कि कोई कांग्रेस के किए किसी काम को समझ सकता हो। हाँ, ये बहुत तल्ख और निराशावादी टिप्पणी है, और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पे मनन किया जा सकता है। जब सिस्टम ही इतना टूटा हुआ और बेतुका लगने लगे, तो क्या किसी व्यक्ति के लिए उसके नियमों का पालन करना और उन्हें अपने फायदे के लिए तोड़ना मरोड़ना नैतिक रूप से एक समान हो जाता है?